हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारे मिडिवल हिस्ट्री में, और उसका नाम है द दिल्ली सल्तनत। इसको हम कहते हैं बच्चों दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो ये इसमें जो राजा होते थे बच्चों, उन्हें हम सुल्तान्स कहते थे। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत की जब हम बात करते हैं तो इसमें 5 डायनेस्टीज ने शासन किया, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी द स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रूलर्स हु रूल्ड ओवर दिल्ली। The rulers who ruled over Delhi between the 13th to 16th century. The rulers who ruled over Delhi between 13th to 16th century are known as sultans. Are known as sultans, and the whole period collectively is known as दिल्ली सल्तनत। और इस पूरे समय को कलेक्टिवली दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। सो दिल्ली सल्तनत में क्या लिखा है कि द रूलर्स हु रूल्ड ओवर दिल्ली between the 13th to 16th century are known as sultans, and the whole period is collectively known as the Delhi Sultanate। ठीक है, इस पूरे समय के दौरान लिख लीजिए 5 डायनेस्टीज रूल्ड ओवर दिल्ली। दिल्ली के ऊपर 5 साम्राज्यों ने शासन किया। सबसे पहले आता है हमारा गुलाम वंश, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। दूसरा आता है हमारा खिलजी डायनेस्टी, जिसे हम खिलजी वंश भी कहते हैं। तीसरा आता है हमारा तुगलक डायनेस्टी, जिसे हम तुगलक वंश कहते हैं। चौथे नंबर पे आता है आपका सैयद डायनेस्टी, जिसे हम सैयद वंश कहते हैं। और सबसे अंत में आता है आपका लोदी वंश, लोदी डायनेस्टी। तो आप देखेंगे कि 5 साम्राज्यों ने इस पूरे समय में दिल्ली में शासन किया था। जो गुलाम वंश है ये आता है आपका 1206 से 1290। खिलजी वंश आता है 1290 से 1320। तुगलक डायनेस्टी आती है 1320 से 1414। सैयद आते हैं 1414 से 1451। और लोदी आते हैं 1451 से 1526। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है वो सन 1206 से लेकर के 1526 तक का समय है। मतलब कि दिल्ली सल्तनत इज अ पीरियड ऑफ 320 ईयर्स। ठीक है, हाँ जी।
320 सालों का समय था यहां पर। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर है। ठीक है, हाँ जी। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें याद रखने वाली है कि ये जो 4 डायनेस्टीज हैं ये हमारी टर्किश थी। ये हमारी क्या थी? टर्किश थी, मतलब तुर्की को बिलोंग करने वाले थे। लेकिन जो ये हमारा लोदी डायनेस्टी थी ये बेसिकली बिलोंग्स टू अफगानिस्तान। हाँ जी, ये अफगानी थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जो कि अफगानिस्तान को बिलोंग करती थी। तो लोदी जो थे वो अफगानिस्तान को बिलोंग करते थे, बाकी सब टर्किश हुआ करते थे। ठीक है, चलिए, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब आता है हमारा गुलाम वंश। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसे गुलाम वंश क्यों कहा गया। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मोहम्मद घोरी जब भारत से लौटा 1206 में, तो उसका एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने उसको जो है इंचार्ज बना दिया था। ठीक है, हाँ जी। तो लिख लीजिए स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, इट वॉज स्टार्टेड बाई, इट वॉज स्टार्टेड बाई, इसकी शुरुआत जो है वो किसने की थी? बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 में। तो इसकी शुरुआत सन 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है। हु वॉज द स्लेव ऑफ, हु वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, जो कि मोहम्मद घोरी का स्लेव था। ही वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी। ठीक है, हाँ जी। आफ्टर द डेथ ऑफ, आफ्टर द डेथ ऑफ घोरी, घोरी के मरने के बाद इन 1206, he became the, he became the master of, he became the master of हिंदुस्तान। कहते हैं कि he became the master of हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान का जो है हेड बन गया, मास्टर ऑफ हिंदुस्तान इन 1206। अब इसने क्या किया कि इसने अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि लाहौर बनाया। लिख लीजिए, ही मेड लाहौर एज द कैपिटल सिटी। इसने लाहौर को जो है वो अपनी राजधानी बनाया था। अच्छा, होता क्या है कि ये राजा तो बन गया था, लेकिन था तो ये नेचर से स्लेव ही। मतलब कहते हैं ना कि एक गुलाम को अगर आप राजा बना दें तो राजा तो बन गया, लेकिन फितरत से अभी भी गुलाम था। और होता क्या है कि लोग इसका विरोध करते थे बहुत, कि भाई एक गुलाम को राजा बना दिया गया। लेकिन कहते हैं कि ये बहुत जनरस था और इसने बहुत लोगों को बख्श दिया था। और बहुत जो है जेनरासिटी के वजह से इसे लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, लोगों को बख्श देता था फॉर हिज जेनरोसिटी। जबकि राजा क्या होते हैं? ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ, he was given the title of लाख बख्श।
तो इसकी जेनरोसिटी की वजह से इसे लाख बख्श की उपाधि भी दी गई थी। हालांकि राजा कैसे होते हैं कि राजा के खिलाफ अगर आपने बोला तो भैया आपकी गर्दन काट दी जाएगी, है ना, आपकी गर्दन काट दी जाएगी। तो लाख बख्श की उपाधि इन्हें दी गई थी। इसने भारत में दो बड़ी प्रसिद्ध मस्जिदें बनवाई थी। दो बड़ी प्रसिद्ध मस्जिदें लिख लीजिए। ही बिल्ट टू फेमस मॉस्क इन इंडिया। इसने दो बड़ी प्रसिद्ध मस्जिदें बनवाई थी। पहली कुवातुल इस्लाम, कुवातुल इस्लाम नाम की बड़ी प्रसिद्ध मस्जिद है जो कि आपके दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। कुवातुल इस्लाम सबसे ओल्डेस्ट नहीं है लेकिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क में से गिना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे भारत में सबसे ओल्डेस्ट मॉस्क कौन सी है, तो आप कहेंगे कि भारत में सबसे पुरानी मस्जिद जो है वो चेरामन जुमा मॉस्क है। चेरामन जुमा जो कि केरला में है, 649 एडी में बनाई गई थी। एक राजा हुआ करते थे चेरामन पुंजावल। हाँ जी, चेरामन पुंजावल एक हिंदू शासक थे। उनको सपने में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को देखा था, तो प्रॉफिट मोहम्मद से मिलने भी गए थे, ठीक है। हाँ जी, ऐसा कहते हैं। और चेरामन पुंजावल ने जो है भारत में पहली मॉस्क जिसका नाम है आपका चेरामन जुमा मॉस्क जो कि केरला में बनाई गई थी। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो मॉस्क बनवाई, एक तो कुवातुल इस्लाम जो कि दिल्ली के मेहरौली में है, और दूसरा इसने एक मॉस्क बनाई जिसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये मॉस्क इसने बनाई थी कहां पर? अजमेर में। ये दो बड़े फेमस मॉस्क इसने बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, हाँ जी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बेसिकली जो है एक सूफी संत हुआ करते थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हाँ जी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि चिश्ती ऑर्डर के एक सूफी संत हुआ करते थे, और उनका बहुत बड़ा भक्त था कौन? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मौत के बाद उनकी याद में इसने कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी। कुतुब मीनार बनवाया नहीं था, नींव रखवाई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत मत करिएगा, ठीक है। लिखिए, ही लेड द फाउंडेशन, he laid the foundation of कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की फाउंडेशन ले करी थी इन दिल्ली ऑन द नेम ऑफ, ऑन द नेम ऑफ सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसने कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी। नेम ऑफ द सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी, बनवाया नहीं था। कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बनवाया था उसे इल्तुतमिश ने, और उसका मेंटेनेंस और जो कहते हैं ना उसका जो मरम्मत का काम, मेंटेनेंस का काम जो है
वो आगे चल के सिकंदर लोदी ने किया था, उसको बिजली वगैरह गिर गई थी। ठीक है, हाँ जी। हम्म। इसके दरबार में कुछ बड़े फेमस ऑथर्स हुआ करते थे। इसके दरबार में कुछ बहुत फेमस ऑथर्स भी हुआ करते थे, जिन्होंने कुछ बड़ी फेमस किताबें लिखी हैं, जैसे कि हसन उन निजामी। हसन उन निजामी, थोड़े से नाम मिडिवल हिस्ट्री में टफ हैं। हसन उन निजामी, जिसने किताब लिखी थी ताजुल मासिर, जिसने ताजुल मासिर नाम की किताब लिखी थी, हसन उन निजामी। और फखरुद्दीन, एक ऑथर हुआ करते थे फखरुद्दीन। फखरुद्दीन, जिन्होंने लिखा था तारीख मुबारक शाह। तारीख ए मुबारक शाह। ये दो फेमस लोग थे, जिन्होंने दो फेमस किताबें लिखी थी। उस जमाने में एक गेम आया था, उस जमाने में एक गेम आया था जिसका नाम था आपका हॉर्स पोलो, जिसे चौगान भी कहा जाता है। चौगान, वो घोड़े पे बैठ के पोलो खेला जाता है ना। हाँ जी। और चौगान खेलते समय जो है बॉल इनको लग गई थी, और जो बॉल इनको लगी घोड़े से गिरे और इनकी मौत हो गई। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिखिए, ही डाइड इन द ईयर 1210 एडी while playing चौगान, that is हार्स पोलो। तो भैया ये हार्स पोलो खेल रहे थे, चौगान खेल रहे थे, हॉर्स पोलो। ठीक है, 1210 में इनकी मौत होती है। ठीक है, हाँ जी। हम्म। क्लियर है। हम्म। जल्दी बताइएगा, फास्ट, बहुत बढ़िया। तो हॉर्स पोलो खेलते समय इनकी मौत हुई। अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा, रिसेंटली जो करिश्मा कपूर जी के, जो एक्ट्रेस करिश्मा कपूर जी के एक्स हस्बैंड हैं, उनकी भी मौत अभी जो है ये हॉर्स पोलो खेलते समय ही हुई। वो हॉर्स पोलो खेल रहे थे और एक मधुमक्खी उनके मुंह में चली गई। ऐसा कहते हैं कि उनके गले के नीचे हिस्से में जाकर उसने काटा, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई और उनका गला चोक हो गया, जिसकी वजह से एयर नहीं आई और उनको हार्ट अटैक हो गया। तो मौत बेटा अटल है, मौत का कोई भरोसा नहीं है, मौत कभी भी हो सकती है। ठीक है, हाँ जी। और किसी भी कारणवश हो सकती है। मतलब किसी ने सोचा होगा कि एक मधुमक्खी जो है मुंह में चली जाएगी और उससे स्वेलिंग होगी और गला चोक हो जाएगा और इंसान की मृत्यु हो सकती है। ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक तो मर गए भाई साहब, और इनका उत्तराधिकारी लिख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक was succeeded by his son आराम बख्श। इनका उत्तराधिकारी इनका बेटा बना, जिसका नाम था आराम बख्श। नाम से ही आप देख रहे हैं वो आराम ही कर रहा था। तो आराम करने वाला व्यक्ति था और इसी वजह से ये बहुत कमजोर था। ठीक है। तो आराम बख्श को जल्दी से उनके पद से हटा दिया गया। ठीक है, लिख लीजिए,
आराम बख्श was removed by Iltutmish, who became the sultan in 1211 AD। तो इल्तुतमिश जो था ये सुल्तान बना। इल्तुतमिश जो है बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ उनका दामाद भी था। और क्योंकि ये गुलाम का गुलाम था, इसीलिए इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है। ये गुलामों का गुलाम था, स्लेव ऑफ स्लेव। ये भैया गुलामों का गुलाम था, ठीक है, हाँ जी, ये स्लेव ऑफ स्लेव था। इल्तुतमिश ने आते ही सबसे पहले क्या किया, लिखिए, इल्तुतमिश मेड दिल्ली एज द कैपिटल। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, एंड दैट इज व्हाई he is known as रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। और इसीलिए जो है इसे दिल्ली सल्तनत का असली शासक कहा जाता है। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन है? वो इल्तुतमिश को माना गया। क्यों? क्योंकि भैया इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है, हाँ जी। इल्तुतमिश के समय में एक मंगोल राजा हुआ करता था, चंगेज खान। चंगेज खान भाई साहब, कहते हैं कि चंगेज खान भाई साहब ऐसा खतरनाक आदमी था जिसने दुनिया में करोड़ों लोगों की हत्या की। बहुत पावरफुल, बहुत खतरनाक। कहते हैं मंगोल से जब आते थे तो 40-50 किलोमीटर पहले से मालूम चल जाता था मंगोल्स आ रहे हैं। क्योंकि भैया ऐसा होता था, वो महीनों महीनों नहाते नहीं थे, सिर्फ दूध और बादाम और ये काजू वगैरह खाकर अपना जीवन जीते थे। मतलब भाई साहब वो लोग जो है ना इतने शक्तिशाली थे कि वो पूरे पूरे साम्राज्य, पूरे पूरे शहर, पूरे पूरे देश खत्म कर देते थे। और चंगेज खान से कोई पंगा नहीं लेता है। चंगेज खान का एक दुश्मन था जिसका नाम था ख्वाजिम शाह। और ख्वाजिम शाह को चंगेज खान दौड़ा रहा था और ख्वाजिम शाह भागते हुए दिल्ली पहुंचा। उसने इल्तुतमिश से कहा कि भैया मुझे शरण दे दो, चंगेज खान मेरी जान के पीछे लगा हुआ है। इल्तुतमिश ने कहा मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, चंगेज खान से मैं पंगा नहीं ले सकता। और उसने ख्वाजिम शाह को शेल्टर देने से मना कर दिया। कहते हैं वरना चंगेज खान को झेलना पड़ जाता। लिख लीजिए, इल्तुतमिश सेव्ड दिल्ली सल्तनत। कहते हैं दिल्ली सल्तनत को बचा लिया भैया इसने, फ्रॉम चंगेज खान। चंगेज खान बाय नॉट गिविंग शेल्टर टू ख्वाजिम शाह। ये वो व्यक्ति था जिसको जो है चंगेज खान दौड़ा रहा था। तो इसको शेल्टर नहीं दिया। उसने कहा भैया मैं मालूम चल गया कि हमने शेल्टर दिया है
तो भैया वो तो मुझे जिंदा चबा जाएगा। ठीक है, हाँ जी। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के स्टार्ट करे, लिखिए इल्तुतमिश स्टार्टेड 2 कॉइन्स। पहला टंका जो कि सिल्वर कॉइन था, और दूसरा जीटाल जो कि कॉपर कॉइन था। तो सिल्वर कॉइन टंका और कॉपर कॉइन जीटल, इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की। कहते हैं कि लोगों ने इससे कहा कि माँ लक्ष्मी बहुत पवित्र हैं और माँ लक्ष्मी से जो है घर में बहुत रौनक होती है, तो इसने ऐसे सिक्के भी शुरुआत की जिसमें माँ लक्ष्मी की इमेज बनी हुई थी, ऐसा कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब होता क्या है कि इसने टर्की के 40 वफादारों का एक ग्रुप बनाया। अपने 40 वफादारों का एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया इसने तुर्काने चलंगानी। लिख लीजिए, he made a group of 40 he made a group of 40 Turkish nobles known as तुर्कान ए चलंगानी। तुर्काने चलंगानी नाम का इसने ग्रुप बनाया जिसे चालीसा भी कह सकते हैं। ये 40 वफादार लोगों का एक ग्रुप था, पावरफुल ग्रुप था। ये 40 वफादार लोगों का एक ग्रुप था, ये काफी पावरफुल ग्रुप था। He completed the construction of Qutub Minar. Completed the construction of कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है भाई साहब, इन्होंने पूरा कराया। कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, जो कि ऐबक ने शुरू किया था। इनके दरबार में एक फेमस ऑथर था, इनके दरबार में एक फेमस ऑथर था जिसका नाम था मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज नाम का एक ऑथर था जिसने किताब लिखी थी तबाकते नसीरी। तबाकते नसीरी नाम की किताब लिखी थी मिनहाज उस सिराज ने। हमारे जो कुतुबुद्दीन, अरे सॉरी, इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश के सारे बेटे बहुत नाकारा थे। इल्तुतमिश के सारे बेटे बहुत नाकारा थे और मरने से पहले उसने वसीयत की थी कि मेरा उत्तराधिकारी मेरी बेटी रजिया बनेगी। ठीक है। he made he made रजिया एज हिज सक्सेसर। इसने रजिया को, अपनी बेटी को, अपना उत्तराधिकारी बनाया। एंड डाइड इन 1236। 1236 में भाई साहब इनकी मौत भी हो जाती है। ये बेचारे हमारे चले गए। ठीक है। 1236 में डेथ भी होगी। अब इनकी बेटी रजिया, बेटा आप सोचिए, यूरोप में
सन 1990s तक, 1980s तक तो यूरोप में महिलाओं को कोई आजादी नहीं थी, और भारत में 13 सेंचुरी में एक महिला राजा बन चुकी थी। आई एम सॉरी, सॉरी। तो भारत में 13th सेंचुरी में एक महिला जो है शासक बन चुकी थी। वो बात अलग है, कहते हैं ना रजिया फंस गई गुंडों में। रजिया फंस गई भाई साहब गुंडों में, क्योंकि लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। रजिया बिकेम द सुल्तान। रजिया बिकेम द सुल्तान इन 1236। 1236 एडी में रजिया जो थी वो सुल्तान तो बन गई, सुल्तान बन गई, ठीक है। हम्म। लेकिन होता क्या है कि जो चालीसा वाला ग्रुप था वो रजिया को नहीं पसंद करता था, और उन्होंने कहा कि रुकनुद्दीन फिरोज राजा बनेगा, ठीक है। जो चालीसा था, चालीसा का जो ग्रुप था मेड रुकनुद्दीन फिरोज, ये सबसे बड़ा बेटा था, एज द रूलर। तो चालीसा ने क्या किया कि रुकनुद्दीन फिरोज को रूलर घोषित कर दिया, लेकिन रजिया ने कहा कि मेरे बाप ने मुझे बनाया है तो मैं ही बनूंगी। तो रजिया ने जो है क्या करा, रुकनुद्दीन फिरोज को लात मार के भगा दिया ठीक है। लिखिए, शी वॉज द फर्स्ट, शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी एवर टू रूल्ड ओवर दिल्ली, रूल ओवर इंडिया, सॉरी। तो भारत पे शासन करने वाली शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी एवर टू रूल ओवर इंडिया। फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी, ठीक है, आज तक के इतिहास में। रजिया जो है ना, हम्म, रजिया जो हैं वो बेसिकली जनता में पॉपुलर थी, हालांकि जो नोबल्स थे वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। और लोग और गुस्सा तब हो गए जब रजिया ने अपने स्लेव से शादी कर ली। लिखिए, रजिया वॉज मैरिड टू हिज स्लेव। रजिया ने अपने गुलाम से शादी करी जिसका नाम था याकूत। याकूत से शादी कर ली, एबिसियन स्लेव याकूत से शादी कर ली। अब भैया बहुत लोग रजिया का विरोध कर रहे थे, जिसमें मुल्तान, बदायूं, हांसी, लाहौर, इन सब के जो है भैया जो गवर्नर्स थे वो बवाला मचा रहे थे। और सबसे बड़ा बवाला मचाया भटिंडा का जो गवर्नर था, अल्तूनिया। उसने कहा कि भैया मैं तुम्हारे को स्वीकार नहीं करता। लिखिए, द गवर्नर ऑफ भटिंडा, द गवर्नर ऑफ भटिंडा, जो भटिंडा का गवर्नर था अल्तूनिया, रिवोल्टेड अगेंस्ट हर, सबसे बड़ा विरोध इसी ने किया था। अब इससे नाराज होकर के रजिया पहुंच गई भटिंडा कि मैं आकर तुम्हें देखती हूं, ठीक है। लेकिन अल्तूनिया ने जब ये पहुंची तो इनके पति याकूत की हत्या कर दी और इनको ढाकर जेल में डाल दिया। लिखिए, रजिया
marched to Bhatinda, but Altunia killed Yakut. अल्तुनिया ने इनके पति याकूत की हत्या करी एंड सेंड हर टू जेल, और इनको उठाकर जेल भेज दिया। एंड सेंड हर टू जेल। अब रजिया को लगा कि भैया मैं तो जेल में चली गई। रजिया को लगा मैं तो जेल में गई, अब तो जेल से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। तो रजिया ने कहा अल्तुनिया से कि ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे जेल से निकालो, मैं तुमसे शादी करती हूं और तुम अब सुल्तान बन जाना, ठीक है। तो लिखिए, जेल से बाहर निकलने के लिए रजिया जी ने चाल भी चली। रजिया मैरिड टू अल्तुनिया एंड दे मार्च्ड टुवर्ड्स दिल्ली, और ये दिल्ली के ओर बढ़े। इसी बीच रास्ते में हरियाणा पड़ता है और हरियाणा में एक जगह है कैथल। वहां पर क्या होता है कि रजिया का एक भाई था जिसका नाम था बहराम शाह। वो एक कॉन्स्पिरेसी रचता है और रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर देता है, ठीक है। हाँ जी, लिखिए, रजिया एंड अल्तुनिया बोथ वर किल्ड। इन दोनों की हत्या होती है इन 1240 एडी बाई बहराम शाह। ये रजिया का भाई था एक। बहराम शाह, ही वॉज द ब्रदर ऑफ रजिया, रजिया का भाई था। नियर कैथल इन हरियाणा। हरियाणा के कैथल के पास बहराम शाह इन दोनों की हत्या कर देता है। अब हत्या तो हो जाती है, लेकिन बहराम शाह खुद भी बहुत कमजोर शासक था। वो करता क्या, और होता क्या है कि ये 1240 से लेकर के 1266 तक कोई भी शासन सही से नहीं कर पाता है, छोटे छोटे रूलर्स आते हैं। 1240 से 1266 के बीच में ये बहुत कमजोर शासक थे, बहुत वीक रूलर्स थे, और कुछ हुआ नहीं इस दौरान। 1240 से 1266 के बीच में बहुत कमजोर शासक थे और कुछ हुआ नहीं। फाइनली 1266 में तुर्काने चलंगानी में से एक इंसान बाहर निकलता है और खुद को राजा घोषित करता है, और वो था घियासुद्दीन बलबन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक आदमी बाहर निकलता है और खुद को राजा घोषित कर देता है कि भैया मैं हूं राजा, मैं हूं तेजा, तेजा मैं हूं, समझ रहे हैं? हाँ जी, मैं हूं तेजा, मैं तेजा हूं, समझ रहे हैं? वो देखा है ना आपने? सॉरी, मैं तेजा हूं, कहते नहीं तेजा मैं हूं, सॉरी। तो पेज मेरे पास खत्म हो गए थे, मैंने थोड़ा सा गलत कैलकुलेशन कर लिया, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा होता रहता है लाइफ में। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, हम जगह बना लेंगे, ठीक है। लिखिए, इन द ईयर 1266 बलबन became the
सुल्तान। बलबन जो है भैया सुल्तान बनता है। और बलबन कौन था? बलबन वॉज द मेंबर ऑफ बलबन वॉज द मेंबर ऑफ तुर्काने चलंगानी। तुर्काने चलंगानी का सदस्य था ये, मतलब वो ग्रुप ऑफ 40 जो था ना, उसका सदस्य था भैया बलबन। अब बलबन को लगा कि भैया अगर मैं राजा बन सकता हूं, ठीक है, तो दूसरे भी बन सकते हैं। बात तो सही है, बात तो सही है। और इसने क्या कहा? इसने सबसे पहले, बलबन ने सबसे पहले कहा वो ग्रुप खत्म करो। बलबन डिस्ट्रॉयड द ग्रुप ऑफ 40। डिस्ट्रॉयड द ग्रुप ऑफ 40। इसने जो है भैया वो 40 वाला जो ग्रुप था ना, 40, उसे खत्म कर दिया। उसने कहा जब मैं बन जाऊंगा तो दूसरे भी बन सकते हैं। और प्लस अब बलबन को ये डर था यार कि साला लोग मेरे खिलाफ विद्रोह ना करें। तो बलबन ने कहा कि भाई लोग मेरे खिलाफ विद्रोह ना करें, इसने जो है स्पाइस अपॉइंट करे। अपॉइंटेड द स्पाई। तो भैया इसने जो है स्पाई को अपॉइंट करना शुरू किया और कहा कि पता करो कि कौन कौन लोग मेरे खिलाफ हैं। और भाई साहब इसने जो है वो पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस नहीं अपनाई। ठीक है, हाँ जी। इसने कहा भैया देखो ऐसा है कि जो मेरे खिलाफ काम करेगा, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, लॉ और लहू की नीति को अपनाया भैया। मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर मेरा खिलाफ किसी ने बोला तो भैया उसकी गर्दन कटवाई जाएगी, हाथी चढ़वा देंगे, दीवार में जिंदा कैद करवा देंगे। मतलब समझ लो, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, लॉ और लहू की नीति। मंगोल्स का भैया खतरा तो बनता जा रहा था, ठीक है, तो इसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनवाया। हम्म। इसने कहा कि भैया एक स्टैब्लिश्ड अ सेंट्रल मिलिट्री डिपार्टमेंट। इसने कहा भैया मंगोल से बचने के लिए एक बड़ी मिलिट्री होनी चाहिए। और उस डिपार्टमेंट का नाम इसने रखा दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज इसने नाम रखा उसे। दीवाने अर्ज नाम इसने रखा। इसने कहा कि मैं भगवान हूं। तो लोगों ने समझाया भैया देखो ऐसा है, खुद को भगवान मत बोलो, ये गलती हो जाएगी तुमसे। ठीक है, तो इसने कहा ठीक है, मैं अगर भगवान नहीं तो मैं भगवान की परछाई हूं। ठीक है, हाँ जी। adopted the title of adopted the title of जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही की उपाधि दे डाली भैया इन्होंने खुद को। adopted the title of जिल्ले इलाही, मतलब आई एम द शैडो ऑफ गॉड। इन्होंने कहा कि हम भगवान नहीं तो भगवान की परछाई ही सही। जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ गॉड। स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पेबॉस। ये सिजदा और पेबॉस क्या होता था? लोग राजा को देख करके सिजदा करते थे, दंडवत प्रणाम। और पेबास, राजा के हाथ चूमते थे। भाई साहब, भाई राजा बहुत बड़ी चीज थे। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी।
मंगोल से लड़ने के लिए इसने अपने बेटे मोहम्मद, ठीक है, और अपना सबसे पसंदीदा स्लेव टुगरिल को भेजा, लेकिन मंगोल ने इन दोनों की हत्या कर दी। लिख लीजिए, हिज सन मोहम्मद एंड स्लेव टुगरिल, his son Muhammad and slave Tugril were killed by Mongols in 1285। 1285 एडी में इन दोनों की हत्या कर गई, और इनकी मौत के बाद कहते हैं कि इनका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था और ये बहुत परेशान रहने लगे, और इसी के बाद इनकी मौत हो जाती है। डाइड इन 1287। 1287 में ये निपट गए। इनका उत्तराधिकारी कौन बना? सक्सीडेड बाई कैकुआबद, बाई ग्रैंडसन। इनका उत्तराधिकारी इनका पोता बना, क्योंकि बेटा तो मर गया था। ग्रैंडसन, जिसका नाम था कैकुआबद, कैकुआबद, ये राजा बना, और ये लास्ट रूलर था, ठीक है। हाँ जी। ही वॉज किल्ड बाई, ये कौन था? ही वॉज किल्ड बाई, जलालुद्दीन खिलजी। इसकी हत्या जो है इनके सेनापति जलालुद्दीन खिलजी ने करी। इनका सेनापति था जलालुद्दीन खिलजी इन 1290। एंड विद दिस स्लेव डायनेस्टी केम टू एन एंड, और इसके साथ ही गुलाम वंश का जो है वो अंत होता है। तो इनका आखिरी राजा कौन था? कैकुआबद था, जो कि लास्ट रूलर था, और इनका एक सेनापति था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। उसने 1290 में इनकी हत्या करी, और इसके साथ ही गुलाम वंश का अंत होता है और खिलजी डायनेस्टी की अब यहां से शुरुआत होगी। दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में अब हम पढ़ेंगे हमारे द खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। बहुत बढ़िया, खिलजी डायनेस्टी की बात जरा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो खिलजी जो थे ना बच्चों, ये थे तो टर्किश, लेकिन सेटल्ड थे अफगानिस्तान में। सो दे वर बेसिकली टर्किश, बट दे वर सेटल्ड इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो खिलजी डायनेस्टी की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले आते हैं आपके जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी लिखिए, सबसे पहले राजा यही थे। जलालुद्दीन खिलजी जो थे ये सेनापति हुआ करते थे आपके स्लेव डायनेस्टी में। जलालुद्दीन खिलजी became the king, became the sultan in 1290 एडी। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो सुल्तान बने। लेकिन जब ये सुल्तान बने तो इनकी उम्र 80 साल हो चुकी थी, 70 साल, सॉरी।
he became sultan he became sultan at the age of 70 ईयर्स। 70 साल की उम्र में भाई साहब बने थे जाके सुल्तान, बढ़ोती में सुल्तान बने। अब 70 साल की उम्र में ये सुल्तान बने थे, तो इन्होंने कहा कि भैया अब मैं लड़ाई तो नहीं लड़ सकता, अब मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता, अब शांति से बैठ के कुछ दिन आराम करूंगा, ठीक है। हाँ जी। और इसीलिए इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। इन्होंने बर्दाश्त करने की नीति की शुरुआत करी। अगर कोई इनका विरोध करता था, कोई बात नहीं, करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस इन्होंने शुरू करी, ठीक है। हाँ जी। तो इन्होंने जो है पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस की शुरुआत करी। ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ रणथंबोर। राजस्थान में रणथंबोर के फोर्ट पर इसने कब्जा किया इन 1290। तो 1290 एडी में राजस्थान के रणथंबोर किले पर इसने कब्जा किया। लेकिन इसकी जो नजर थी ना, वो थी साउथ इंडिया पर। साउथ इंडिया में एक एम्पायर हुआ करती थी, देवगिरी। हाँ जी, साउथ इंडिया में एक एम्पायर थी देवगिरी, जहां पे राजा हुआ करते थे यादव डायनेस्टी के राजा, राजा रामचंद्र देव। राजा रामचंद्र देव वहां पर राजा हुआ करते थे। अब जलालुद्दीन खिलजी वहां पर जा नहीं सकता था, तो जलालुद्दीन ने अपने भतीजा, नेफ्यू, इनका नेफ्यू भी था, साथ में इनका दामाद भी था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, उससे कहा कि भाई तुम जाओ देवगिरी। ठीक है, उससे कहा कि तुम जाओ देवगिरी, और देवगिरी में राजा रामचंद्र देव से जाकर के जीतो। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो देवगिरी पहुंचता है, और राजा रामचंद्र देव उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, वो बड़ा बदमाश आदमी था, बहुत हाईली कॉन्फिडेंट आदमी था, और उसने जब देखा कि राजा रामचंद्र देव जो हैं यादव डायनेस्टी के उसके ऊपर भारो पड़ रहे हैं, तो वो जोर जोर से युद्ध भूमि में आवाज लगाने लगा कि भैया दिल्ली से 40,000 की सेना आ रही है, भारत के पीछे खड़ी है, दिल्ली से 40,000 की सेना आ रही है, आ रही है, आ रही है, बार बार वो युद्ध भूमि में चिल्ला रहा था। ये सुन करके राजा रामचंद्र देव जी के हाथ पैर फूल गए कि भैया मैं ये 40,000 की सेना से कहां लड़ूंगा। और राजा रामचंद्र देव साहब जो जीत रहे थे युद्ध, उन्होंने सरेंडर कर दिया अलाउद्दीन के सामने, ठीक है। लिखिए, he sent his he sent his nephew Alauddin Khilji to Devgiri, and he defeated Raja Ramchandra Dev of Yadav dynasty in 1294 and returned with immense wealth। और बहुत ज्यादा संपत्ति जो है वो लूट कर लाया था अलाउद्दीन, कहां से? देवगिरी से। और देवगिरी से लूटने के बाद
वो दिल्ली नहीं पहुंचा, वो सीधे पहुंच गया कारा। एक जगह है इलाहाबाद के पास कारा, वहां का जो है वो गवर्नर था अलाउद्दीन। और उसने वहां पर जाकर अपने चचा जलालुद्दीन को चिट्ठी लिखी कि चचा, हम जो हैं देवगिरी से बहुत माल लूट के लाए हैं, कृपया करके आइए और ले जाइए। ठीक है। खड़ा माणिकपुर नाम की एक जगह थी, वहां का सेना वो था, वो गवर्नर। अब जलालुद्दीन को लगा वाह क्या बात है, हमारा भतीजा बहुत अच्छा निकला। और जलालुद्दीन खिलजी बिना किसी सेना के, बिना किसी सिक्योरिटी के कड़ा माणिकपुर पहुंच गए अलाउद्दीन से मिलने और सामान को लेने। और वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। ठीक है, लिख लीजिए, अलाउद्दीन किल्ड, अलाउद्दीन खिलजी किल्ड जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करी इन 1296 एडी। 1296 एडी में उनकी हत्या कर दी अलाउद्दीन ने। कड़ा माणिकपुर नाम की जगह है आपके इलाहाबाद के पास। और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की मुंडी काटकर भाले में लहराते हुए इलाहाबाद से दिल्ली जलालुद्दीन खिलजी चल के गया। अलाउद्दीन खिलजी सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी की मुंडी काट कर भाले पे टांग कर दिल्ली लेकर गया कौन? आपका अलाउद्दीन। और कहा कि भैया देखो, अब या तो मुझे स्वीकार कर लो, वरना वही हश्र करूंगा जो इनका किया है। प्लस उसने जो देवगिरी से इमेंस संपत्ति लूटी थी, वो सब आकर दिल्ली में उसने बहा दी। और उसके बाद दिल्ली वालों ने उसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, दिल्ली वालों ने उसे स्वीकार कर लिया। लिख लीजिए, जलालुद्दीन खिलजी, सॉरी, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी became the Sultan in 1296 AD। 1296 में अपने चचा, ओ चचा सुना है ना, हाँ अब मैं आगे तो नहीं बोलूंगा, ओ चचा, अपने चचा कह लीजिए या अपने ससुर की हत्या करके 1296 में वो राजा बन गया। ठीक है। हम्म। अलाउद्दीन जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अरे यार ये मैंने गलत उल्टा लिख दिया, सॉरी, जलालुद्दीन नहीं, अलाउद्दीन। अब अलाउद्दीन को मालूम था कि लोग जो है भैया उसको जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे, कुछ उसका विरोध करेंगे। तो आप लिखिए, ही अडॉप्टेड द बलबंस पॉलिसी। उसने कहा मैं जलालुद्दीन की नहीं, मैं बलबन की पॉलिसी अपनाऊंगा, ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो बलबंस पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन अपनाऊंगा मैं, बहुत सीधी बात करता हूं, बलबंस पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। और अलाउद्दीन ने कहा, इसने कहा कि रिलीजन और पॉलिटिक्स दो अलग अलग चीजें हैं। अभी तक क्या होता था, पॉलिटिक्स रिलीजन के अनुसार चलती थी, इसने कहा ऐसा नहीं होगा। ही सेपरेटेड he separated the religion from politics and said, बड़ी खूबसूरत बात कही उसने, kingship knows no kinship,
किंगशिप नोज नो किंगशिप। भाई राजा जो है वो राजा होता है, राजा के लिए कोई और धर्म कुछ नहीं है, कोई उसका किन नहीं है, कोई उसका कहते हैं ना भाई भतीजा नहीं है। किंगशिप हैज नोज नो किंगशिप। अलाउद्दीन एम्बिशियस व्यक्ति था और इसने काफी सारे जगहों को जीतना शुरू किया। ठीक है, ही कैप्चर्ड गुजरात 1298 में, 1298 में गुजरात पर कब्जा किया। रणथंबोर 1301 में, मेवाड़ 1303 में, मालवा 1305 में, ये सब उसने कब्जा किया। जालोर 1311 में। हालांकि ये जो एरिया था ना मेवाड़, यहां पर इसको नहीं जाना था। भाई मेवाड़ तो रण था ना, डेजर्ट था। ठीक है, हाँ, मेवाड़ तो डेजर्ट था। लेकिन अलाउद्दीन जो है बेटा वो नारे का ढीला आदमी था। किसी ने अलाउद्दीन को बताया कि मेवाड़ की जो राजकुमारी है, सॉरी, मेवाड़ की जो रानी है, रानी पद्मावती बहुत खूबसूरत है। राजा रावल रतन सिंह की 13वीं पत्नी महारानी पद्मावती बहुत खूबसूरत हैं और उनको देखने के चक्कर में भाई साहब ये मेवाड़ पहुंच गया, वो सूखे रण में पहुंच गया। 6 महीने वहां बैठा रहा। मेवाड़ का पानी, राशन सब कट गया। तब महाराजा रावल रतन सिंह उतर के आए और पूछे कि बताओ भैया क्या परेशानी है। उसने कहा अपनी रानी हमें एक बार दिखा दीजिए। रावल रतन सिंह साहब इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए और वो लड़ने के लिए भी तैयार थे। लेकिन लोगों ने कहा खून खराबा होगा, सिर्फ एक बार की बात है, आप सिर्फ दिखाना ही तो है, दिखा दीजिए। तो एक दर्पण में, शीशे में उनको दिखाया गया था महारानी पद्मावती को, और कहते हैं कि उनकी खूबसूरती को देखकर वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो भाई साहब उसने युद्ध छेड़ दिया। महाराजा रावल रतन सिंह की हत्या कर दी और महारानी पद्मावती को अपनाने की कोशिश करी, जीतने की कोशिश करी। लेकिन महारानी पद्मावती एक राजपूत महिला थी। एक बहुत बड़ा अग्निकुंड था आपका रणथंबोर के किले में, और महारानी पद्मावती 1500 राजपूत महिलाओं के साथ उन्होंने जौहर दे दिया। जौहर क्या होता है? एक तरह की सती प्रैक्टिस होती है, लेकिन ये सती प्रैक्टिस जो होती थी वो क्या होती थी? पति से इजाजत के साथ होती थी। जब पति युद्ध पर जाते थे तो पत्नियां अपने पति से कहती थीं कि अगर आपके मरने की खबर आई तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन दुश्मन के हाथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसे जौहर कहा जाता था और महारानी पद्मावती ने वही किया। ठीक है, लिख लीजिए। ही अटैक्ड ओवर, ही अटैक्ड ओवर मेवाड़ इन 1303, defeated the Rajput king महाराजा रावल रतन सिंह। महाराजा रावल रतन सिंह जी की हत्या करी। रावल रतन सिंह and killed him।
and killed him. मेवाड़ की जो राजधानी थी, he renamed, मेवाड़ की जो राजधानी थी चित्तौड़गढ़, he renamed चित्तौड़गढ़ as खिजराबाद, उसने चित्तौड़गढ़ को खिजराबाद नाम दिया ऑन द नेम ऑफ हिज सन, ऑन द नेम ऑफ हिज सन खिजिर खान, अपने बेटे खिजिर खान के नाम पर उसने खिजराबाद नाम दिया चित्तौड़गढ़ को। He tried to marry क्वीन पद्मावती, रानी पद्मावती से इसने शादी करने की कोशिश करी, बट शी कमिटेड जौहर, लेकिन उन्होंने जौहर दे दिया, along with other राजपूत वुमेन्स, दूसरी राजपूत महिलाओं के साथ मिल करके उन्होंने जौहर दे दिया। मतलब कि उन्होंने खुद को जो है जिंदा जलवा दिया। लेकिन कहते हैं कि अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ मेवाड़ को जीतने के बाद भी हार गया, क्योंकि जिसके लिए वो गया था वो उसे नहीं मिला, जिसके लिए वो गया था उसको वो नहीं मिला। ठीक है, हाँ जी, आगे लिखिए। इसने बड़ी फेमस जगहें बनवाई थी दिल्ली में, लिखिए ही बिल्ट द फेमस, कुछ बड़ी फेमस चीजें बनवाई थी इसने, जैसे कि सीरी फोर्ट, दिल्ली में सीरी फोर्ट, हौस खास, जमाते खाना मॉस्क, महल हजार सातून, सीरी फोर्ट, हौस खास, जमाते खाना मॉस्क, महल हजार सातून, ये सब उसने बनवाए। अलाउद्दीन का एक स्लेव हुआ करता था, बहुत ही फेमस, अलाउद्दीन का एक बहुत ही फेमस स्लेव था। भाई साहब ये भी इतिहास का नाम है, ये भी इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, मलिक कफूर। मलिक कफूर ये एक यूनक था, यूनक बोले तो एक किन्नर था, ट्रांसजेंडर। और मलिक कफूर को एक अलाउद्दीन खिलजी के वफादार नुसरत खान ने गुजरात के मार्केट से खरीदा था 1000 दिनार में, इसीलिए इसे हजार दिनारी भी कहते हैं, हजार दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि 1000 दिनार में खरीदा गया था। नुसरत खान ने इसे खरीदा था गुजरात में। और मलिक काफूर जो है वो अलाउद्दीन का सबसे वफादार गुलाम था, और पहला यूनक है दुनिया के इतिहास में, फर्स्ट यूनक, दुनिया के इतिहास का पहला यूनक है जो कि जनरल ऑफ एन एम्पायर, जो किसी सेना का सेनापति बना था। आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक यूनक किन्नर जो है वो किसी सेना का सेनापति बना हो, मलिक कफूर बना था। ठीक है, हाँ जी, हजार दिनारी।
और मलिक काफूर ने जो है दक्षिण भारत में, डेक्कन में, पूरे डेक्कन में जो है ना दिल्ली सल्तनत को फैलाया था। डेक्कन में दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन इसने किया था। डेक्कन में एक्सपेंशन जो है वो मलिक काफूर ने किया था, और कहते हैं कि तमिलनाडु के रामेश्वरम तक ये मस्जिद बनाकर आया था। ठीक है, हाँ जी। तो ये काफी खतरनाक आदमी था। ठीक है, महंगाई बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, और अलाउद्दीन ने देखा कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उसने मार्केट्स खोली। लिखिए, ताकि कंपटीशन हो, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मार्केट प्राइसेस, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मार्केट प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन स्टार्टेड 3 मार्केट्स। अलाउद्दीन ने 3 मार्केट स्टार्ट करी। ठीक है। पहला ग्रेन मार्केट, दूसरा क्लोथ मार्केट, और तीसरा मार्केट फॉर स्लेव्स, हॉर्सेस एंड कैटल्स। तो गुलामों की मार्केट, घोड़ों की मार्केट और कैटल्स की मार्केट। तो इसने कहा भैया मार्केट रेगुलेशंस लाओ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ने की थी। ठीक है। उसके अलावा इसने स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ दाग एंड चेहरा। इसने दाग और चेहरा का कंसेप्ट स्टार्ट किया। अब आप पूछेंगे सर ये क्या है? वो क्या करता था कि दाग जो है वो हॉर्सेस के लिए था, और चेहरा जो था वो आर्मी के लिए था। मतलब कि घोड़े भैया हमारे हैं या नहीं है, सेना मतलब हमारे साम्राज्य के घोड़े हैं कि नहीं, उस पे वो दाग लगा देता था, ब्रांडिंग, हॉर्स पे ब्रांडिंग। और चेहरा हमारे जो आर्मी के लोग होते थे उनका आइडेंटिटी कार्ड बनवाता था, ताकि ऐसा ना हो कोई दुश्मन का आदमी सेना में शामिल हो जाए। तो दाग और चेहरा। हम्म। ओके। उसके अलावा स्टार्टेड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसने जो है भैया रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, जैसे कि बलबन ने मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, इसने रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज। हम्म। उसके अलावा जैसे इसने दिल्ली में शराबबंदी करी, ठीक है, वाइन जो है उसे बंद कर दिया। इसने कहा जो नोबल लोग हैं वो इंटर मैरी नहीं कर सकते बिना इसकी परमिशंस के, मतलब नोबल नोबल लोग आपस में एक दूसरे से शादी नहीं करा सकते। और जो बड़े लोग थे उनकी जमीनों को कब्जा लिया इसने। ठीक है। ही डाइड इन, अच्छा एक सेकेंड सॉरी, इसके दरबार में एक बड़ा फेमस आदमी हुआ करता था, बताओ कौन? इसके दरबार में एक बहुत फेमस आदमी था,
जिसे हम तूतीय हिंद के नाम से भी, हाँ जी, हम्म, जिसे हम तूतीय हिंद, अमीर खुसरो, इनके दरबार में एक बहुत ही फेमस व्यक्ति था जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इनके दरबार में हुआ करता था। यस, अमीर खुसरो, जिसका जन्म जो है ये उत्तर प्रदेश में एटा के पास हुआ था। खड़ी बोली के बहुत ही फेमस एक्सपोनेंट थे अमीर खुसरो, जिन्हें तूतीय हिंद कहा जाता था। बोलते बहुत थे, तूतीय हिंद बहुत बोलता था, इसीलिए इसे तूतीय हिंद कहा गया। बोले तो पैरट ऑफ इंडिया। ये इनके दरबार में था, अलाउद्दीन के दरबार में। ठीक है, अमीर खुसरो से बहुत इंस्पायर्ड थे। बताइए अमीर खुसरो क्या करना चाहिए? हम्म, ठीक है। अलाउद्दीन की डाइड हो गए, डाइड इन द ईयर, डाइड इन 1316। 1316 में इनकी मौत हो गई। अब अलाउद्दीन के मरने के बाद मलिक काफूर इनका बहुत वफादार आदमी था। मलिक काफूर ने क्या किया, इनका मलिक कफूर मेड हिज माइनर सन शहाबुद्दीन, शाहबुद्दीन ओमार एज सुल्तान। तो अलाउद्दीन के माइनर सन को सुल्तान बना दिया उसने 1316 में। तो 1316 में शहाबुद्दीन ओमार को मलिक काफूर ने सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन बाद में मलिक काफूर की हत्या कर दी गई। ठीक है, फिर मुबारक खान बन गए राजा। ये सब कमजोर राजा थे। फाइनली खुसरो खान बिकेम सुल्तान इन 1320। 1320 में खुसरो खान जो है वो सुल्तान बना। और खुसरो खान का सेनापति था दीपालपुर का गवर्नर, जिसका नाम था जिसका नाम था गाजी मलिक, है ना? हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। खुसरो खान वॉज किल्ड, बाई गाजी खान, गाजी मलिक खान। ठीक है, गाजी मलिक खान कह लीजिए, गवर्नर ऑफ दीपालपुर। एंड विद दिस खिलजी डायनेस्टी केम टू एन एंड। और इसके साथ ही साथ खिलजी डायनेस्टी का अंत होता है। तो खिलजी डायनेस्टी केम टू एन एंड, गाजी खान ने अंत किया। यही वो गाजी खान है जिसने 1320 में तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत करी और खुद को घियासुद्दीन तुगलक का नाम दिया। तो ये हो गया आपका खिलजी वंश, जिसका नाम है द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम समझ रहे हैं। और अब हम पढ़ेंगे द तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश, जो कि हमारा सन 1320 से 1414 एडी के बीच में आता है, जिसे हम कहते हैं द तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक्स की अगर हम बात करते हैं
तो लिखिए गाजी मलिक, गाजी मलिक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत गाजी मलिक ने की थी। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ घियासुद्दीन तुगलक। इसने खुद को घियासुद्दीन तुगलक की उपाधि दे डाली थी, खुद को ही दे डाली थी। ठीक है, हाँ जी। हम्म। ही बिल्ड द फेमस तुगलकाबाद फोर्ट। तुगलकाबाद फोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली में प्रसिद्ध तुगलकाबाद का किला बनवाया था इसने। ठीक है, साउथ दिल्ली में है, तुगलकाबाद फोर्ट इसी ने बनवाया था। ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट द इरिगेशन वर्क। सिंचाई का काम इसने शुरू कराया था। तुगलकाबाद किले में एक बहुत बड़ा पेविलियन था जहां पर एक खड़े होते थे और अपने साम्राज्य को देखते थे। उसी पेविलियन पर एक बार एक खड़े थे और इनका बेटा था जिसका नाम था जौना खान। उसने इन्हें धक्का दे दिया था और ये पेविलियन से गिर गए, इनकी मौत हो गई। क्या बताएं भाई, किस्मत ही खराब थी इनकी। लिख लीजिए, ही वॉज किल्ड बाय हिज सन। जौना खान इन 1325 एडी। और इस जौना खान ने खुद को मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि दे डाली। ठीक है, हाँ जी। तो जौना खान ही बना मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप देख रहे हैं ना, पहले जमाने में क्या होता था, साम्राज्य के लिए, पावर के लिए लोग अपनों को मारते थे। क्योंकि कहते हैं ना, फिलॉसफी, मॉरल साइंसेस, ये सब सब्जेक्ट जब आए तो इंसान ने ह्यूमन वैल्यूज थोड़ी ज्यादा हो गई। मतलब आज की तारीख में कोई कहे कि अपने बाप की हत्या कर दो तो कंपैरेटिवली बहुत टफ है, बहुत कम लोग होंगे जो उसके लिए अग्री करेंगे। लेकिन शायद पहले ये बहुत इजी था। बेटा बाप की हत्या कर रहा है, बाप बेटे की हत्या कर रहा है, भाई भाई की हत्या कर रहा है, सब चलता था। ठीक है, लिखिए जौना खान बिकेम सुल्तान इन 1325, पॉपुलरली नोन एज मोहम्मद बिन तुगलक।
ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था। वॉज द MBT कह लीजिए, वॉज द मोस्ट एजुकेटेड रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक है। लेकिन कई बार पढ़े लिखे भी बेवकूफी सबसे ज्यादा करते हैं। कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान इसी का था। सबसे पहले इसने कहा मंगोलों से बहुत डर है, तो भैया दिल्ली से राजधानी लेके चलो नीचे। ठीक है, लिखिए। तो इसने क्या किया? ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। राजधानी जो थी वो दिल्ली से देवगिरी करी। नाम उसको दिया दौलताबाद। देवगिरी, जिसे बाद में उन्होंने दौलताबाद नाम दिया। इन भाई साहब ने, इन्होंने जो है भाई साहब एक सिक्का निकाला। इन्होंने एक सिक्का निकाला ब्रॉन्ज और कॉपर का, और सिक्के में जो है कोई भी हॉलमार्क नहीं था, सिक्योरिटी फीचर नहीं था। मतलब ऐसे सिक्के निकाले कि लोगों ने अपने घर में बनाने शुरू कर दिए। भाई कोई हॉलोग्राम नहीं है, हॉलमार्क नहीं है, सिक्योरिटी फीचर नहीं है, तो लोगों ने सिक्के अपने घर में बनाने शुरू कर दिए। और इसीलिए इन्हें पागल पदशाह या वाइजेस्ट फूल भी कहा जाता है, पढ़ा लिखा बेवकूफ। ठीक है, लिखिए। ही स्टार्टेड द टोकन करेंसी ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज which do not have any security features, जिसमें कोई भी सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे। और इसीलिए इन्हें जो है हम वाइजेस्ट फूल, पागल पदशाह, भाई कोई सिक्योरिटी फीचर ही नहीं थे। भारत में तो लोग बड़े खतरनाक हैं, है ना। लोग कह रहे हैं कि एआई की वजह से ह्यूमन खतरे में है। हम कह रहे हैं एआई, भारत में पूछो, यहाँ पे एआई खतरे में आ जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, तो वाइजेस्ट फूल, भाई यहां पर लोगों को जुगाड़ चाहिए, और लोगों ने देखा कि भैया ये तो जुगाड़ मिल रहा है, लोगों ने घर में ही बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया? एक डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर खोला, फॉर एग्रीकल्चर। इन्होंने एक एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट शुरू किया, जिसका नाम रखा गया दीवाने अमीर को ही। दीवाने अमीर को ही, ये क्या है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। इनके समय में एक बहुत ही फेमस मोरक्कन ट्रैवलर, एक बहुत ही फेमस मोरक्कन ट्रैवलर इनके समय में भारत आया था, जिसका नाम था इब्न बटूटा। इब्न बटूटा, बहुत ही फेमस मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बटूटा इनके समय में भारत आया था। और इसने एक बड़ी फेमस किताब लिखी थी, जिसका नाम था सफरनामा। सफरनामा, सफरनामा नाम की किताब लिखी थी इसने।
हम्म। Died in the year 1338. तेरह सौ अड़तीस एडी में मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद इनका कजन भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक was succeeded by फिरोज शाह तुगलक, who became sultan in 1338। फिरोज शाह तुगलक थोड़े से बढ़िया अलग किस्म के व्यक्ति थे। ये इनके कजन भाई थे। अब फिरोज शाह तुगलक ने कुछ बड़े जबरदस्त काम किए। आपको मालूम है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया टैक्स लगाया था, लेकिन उसने वो बच्चों पर, महिलाओं पर, ब्राह्मणों पर, सन्यासियों पर उसे माफ कर दिया था। लेकिन इसने भैया वही काम किया। फिरोज शाह तुगलक ने आते ही imposed the जजिया टैक्सेस ऑन द ब्राह्मण्स। भैया इसने ब्राह्मणों पर सीधे सीधे आकर के लगा दिया। इसने कहा भैया ब्राह्मण इससे कोई अलग नहीं रहेंगे, ब्राह्मणों को भी जजिया देना पड़ेगा जो पहले माफ था। तो भाई साहब इसने जो है ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगा दिया। इसको शहर बनाने का बहुत शौक था। फिरोज शाह तुगलक बिल्ट 300 cities and towns in India। भारत में करीब करीब 300 से ज्यादा सिटीज और टाउन्स बनाए इसने। जैसे दिल्ली के अंदर ही एक छोटा सा टाउन था फिरोज शाह कोटला, जहां पर अभी एक बड़ा फेमस स्टेडियम है जिसे अरुण जेटली स्टेडियम कहा जाता है। फिरोजपुर, फतेहाबाद, ठीक है, फिरोज शाह कोटला हो गया, फिरोजपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, हिसार हो गया, जौनपुर हो गया, ये सब इसने बनवाया था। ठीक है, हाँ जी। इसने जो है फिरोज शाह तुगलक बिल्ड द लॉन्गेस्ट कैनाल, सबसे लंबा भैया इसने नहर बनवाई, सतलुज से लेकर के हांसी तक। तो पंजाब के सतलुज से हरियाणा के हांसी तक इसने कई सारे डिपार्टमेंट स्टार्ट किए। इसने कई सारे डिपार्टमेंट स्टार्ट किए, जैसे दीवाने बंदगन, दीवाने बंडगन। भाई साहब इसके पास इतने स्लेव्स थे, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स खोला इसने। इतिहास में कहते हैं सबसे ज्यादा गुलाम इसी के पास थे, करीब 1,80,000 गुलाम थे। दीवाने बंगडन।
दीवाने इस्तिकाका, इसने गरीब जो ओल्ड एज थे, ओल्ड एज पेंशन को भी इसने शुरू किया। अच्छी चीज देखिए, ओल्ड एज पेंशन शुरू करी। ठीक है। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात ये मुस्लिम पेरेंट्स के लिए, मुस्लिम पेरेंट्स टू हेल्प इन मैरिज ऑफ डॉटर्स, अपनी बेटियों की शादी करने के लिए मुस्लिम लोगों को ये खैरात दिया करता था। तो दीवाने बंगडन, दीवाने इस्तकाका और दीवाने खैरात। ठीक है, हाँ जी। स्टार्टेड द चैरिटेबल, इसने चैरिटेबल हॉस्पिटल शुरू किया दिल्ली में सबके लिए। चैरिटेबल हॉस्पिटल इन दिल्ली। तो दिल्ली में अच्छी चीज ये है कि सबके लिए इसने चैरिटेबल हॉस्पिटल भी शुरू किया। चैरिटेबल हॉस्पिटल शुरू किया इसने, बहुत ही फेमस, जिसका नाम रखा गया दारुल शफा। दारुल शफा। ठीक है, हाँ जी। अशोका के दो बड़े फेमस पिलर थे, आपको मालूम होगा, मैंने पढ़ाया भी था। अशोका के पिलर थे तोपारा पिलर और मेरठ पिलर। जो अंबाला और मेरठ का पिलर था उसे उठा के फिरोजाबाद ले आया, फिर वहां से उसे दिल्ली भी ले आया। ठीक है, हाँ जी। डाइड इन 1388, 1388 में इसकी मौत होती है। आफ्टर फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बाद मोहम्मद शाह तुगलक, मोहम्मद मोहम्मद शाह तुगलक बिकेम सुल्तान। मोहम्मद शाह तुगलक सुल्तान बन गए भाई साहब। लेकिन ये सब बहुत कमजोर थे। इन्हीं के समय में, मोहम्मद शाह तुगलक के समय में भाई साहब एक बहुत भयंकर आदमी भारत आया था। ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोहम्मद शाह तुगलक इन 1398, तैमूर अटैक्ड ओवर इंडिया। भैया तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, और कहते हैं बड़े बुजुर्ग आदमी, औरत, बच्चा, कुत्ता, जानवर, किसी को नहीं छोड़ा भाई। बहुत मारकाट मचाई इसने। टर्किश कॉन्गरर, टर्टर ट्राइब से आया था ये तैमूर। हाँ जी। टर्टार नाम की एक ट्राइब थी, टर्टार नाम की ट्राइब थी, लंगड़ा था ये, फ्रॉम समरकंद। ये अफगानिस्तान में ही सब सेटल्ड थे। टर्टार ट्राइब फ्रॉम समरकंद, तैमूर ने अटैक किया, बहुत कत्लेआम मचाया, लाखों लोग ही मचाया, और ये भाग गया। उसके बाद ये आया, लूट के भाग गया। तैमूर रिटर्न बैक इन 1414, मेड द गवर्नर, मेड द गवर्नर ऑफ लाहौर
एज द इंचार्ज। तो लाहौर के गवर्नर को इंचार्ज बना के चला गया, जिसका नाम था खिजिर खान। तो खिजिर खान जो है वो लाहौर का गवर्नर था, वो इंचार्ज बन गया। ठीक है, 1414 में। और यही जो खिजिर खान है, इसने सैयद डायनेस्टी की शुरुआत करी। और यहां पर जो है आपका जो ये है तुगलक डायनेस्टी, इसका अंत होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में अब हम पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी, बहुत छोटा सा डायनेस्टी है। ये भाई साहब आते हैं 1414 से 1451 के बीच में। अब आप देखिए 37 साल का साम्राज्य, उस जमाने में 37 साल जो थे ना, वो 37 हफ्तों के बराबर थे। तो बहुत छोटा साम्राज्य था। देखिए, जब तैमूर गया भारत से, तो उसने जो गवर्नर था लाहौर का खिजिर खान, उसे हेड बना दिया। तो लिख लीजिए, द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। इन्होंने कुछ नहीं किया सैयद में। द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी वॉज खिजिर खान, who was governor of Lahore. He became Sultan in 1414 AD। 1414 AD में राजा बन गया। अब होता क्या है, इसके बाद दूसरे शासक आए, अदर रूलर्स। इसके बाद दूसरे शासक आए, जैसे मुबारक शाह। मुबारक शाह आए। उसके बाद मोहम्मद शाह आए। और उसके बाद आलम शाह आए। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। आलम शाह जो था वो आखिरी शासक था। हम्म। आलम शाह जो था वो आखिरी शासक था, बहुत कमजोर था। आलम शाह वॉज लास्ट रूलर। आलम शाह आखिरी शासक था। हामिद खान इसका प्रधानमंत्री था। उसने देखा यार ये बहुत कमजोर है, क्या करेगा। तो हामिद खान ने बहलोल लोदी को न्योता दिया। देखिए, बहलोल लोदी पहला शासक है जो कि बिना लड़ाई के राजा बन गया। उसको लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसे इनविटेशन दिया गया था। हामिद खान, हामिद खान हु वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आलम शाह, ये आलम शाह के पीएम थे, गेव इनविटेशन टू बहलोल लोदी। बहलोल लोदी को न्योता दिया इन अफगानिस्तान। बहलोल लोदी को न्योता दिया कि भैया भारत आओ। बहलोल लोदी आया और आलम शाह भाग गए। लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहलोल लोदी केम टू इंडिया एंड आलम शाह रैन अवे। एंड आलम शाह ran away. With this, the Sayyid dynasty came to an end. इसके साथ ही साथ बहलोल लोदी came to India and Alam Shah ran away. With this, the Sayyid dynasty came to an end.
तो सैयद डायनेस्टी तो भैया खत्म हो गई। ठीक है, तो सैयद डायनेस्टी बहुत छोटी थी और अब बहलोल लोदी राजा बन गया था। ये बहलोल लोदी पहले शासक थे दिल्ली सल्तनत के, जो अफगानिस्तान से थे और बिना लड़े शासक बने थे, क्योंकि इनको लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। द दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में अब सबसे आखिरी जो डायनेस्टी है वो है द लोदी डायनेस्टी, और लोदी डायनेस्टी थी 1451 से 1526 के बीच में। ठीक है, तो लोदी डायनेस्टी की बात करें तो लिख लीजिए, फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी वाज बहलोल लोदी। who became sultan in 1451। लोदी is the only dynasty, लोदी is the only dynasty of Delhi सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र ऐसी डायनेस्टी है which belongs to अफगानिस्तान। तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र ऐसा डायनेस्टी है जो कि अफगानिस्तान को बिलोंग करती है। बाकी बाकी सारे क्या थे? बाकी सारे थे बेटा आपके टर्किश, ये थे अफगानी। ठीक है, हाँ जी। बहलोल लोदी, बहलोल लोदी died in 1489। बहलोल लोदी was succeeded by his son सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी उसका बेटा सिकंदर लोदी बना था। और सिकंदर लोदी ने कुछ बड़े अच्छे काम भी किए, जैसे कि सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी built the famous लोधी गार्डन्स। दिल्ली में आपने देखा होगा लोधी गार्डन्स वो बनाया था। तो सिकंदर लोधी बिल्ड द फेमस लोधी गार्डन्स दिल्ली में है। रिपेयर्ड द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के रिपेयरिंग वर्क कराई थी, क्योंकि वहां पर बिजली गिर गई थी और काफी नुकसान हो गया था। सन 1504 में ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा इन 1504 एंड मेड इट एज कैपिटल, और उसे अपनी राजधानी भी बना दिया भैया इसने। तो आगरा शहर 1504 में इसने ढूंढ निकाला था। इसने मेजरमेंट के लिए कंसेप्ट निकाला जिसे गज सिकंदरी कहा जाता था। गज ए सिकंदरी, हाँ जी, जैसे गज होता है ना, यार्ड, हाँ जी। हम्म ये बेसिकली 32 डिजिट ऑफ मेजरिंग लैंड, लैंड को मेजर करने वाला 32 डिजिट का एक तरीका था, जिसे गजे सिकंदरी कहते हैं।
इसे लिखने का बहुत शौक था, लेकिन अब राजा होकर के अपने नाम से नहीं लिखता था। ही वॉज वेरी fond of writing and write under the pen name of गुलरुखी। ये एक पेन नेम था। हर इंसान का एक नाम होता है, एक पेन नेम होता है। पुराने जमाने में देखेंगे बहुत सारे एक्टर्स का ओरिजिनल नाम कुछ और था और स्क्रीन नेम कुछ और था। जैसे यूसुफ खान, स्क्रीन नेम उनका दिलीप कुमार था। हाँ जी, द ट्रेजेडी किंग ऑफ इंडिया। ठीक है। हाँ जी। डाइड इन 1517। 1517 में इसकी मौत होती है। ठीक है। सक्सीडेड बाई हिज सन, अब राजा बनता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी बिकेम सुल्तान इन 1517। 1517 में इब्राहिम लोदी जो है सुल्तान बन जाते हैं। और इब्राहिम लोदी जो है, ये क्या है कि भैया बहुत क्रूअल शासक था, बहुत खतरनाक क्रूअल शासक। ही वॉज अ क्रूअल रूलर। इसके अंदर कोई भी कहते हैं ना, इंसानियत नहीं थी। इसने राजपूतों का क्षेत्र कब्जा करने की कोशिश करी और 2 बार जो है इसने मुंह की खाई। डिफीटेड ट्वाइस, डिफीटेड ट्वाइस बाय द राजपूत रूलर राणा सांगा। तो राणा सांगा साहब ने इसे एक नहीं 2 बार हराया। पहला बैटल ऑफ खटोली, बैटल ऑफ खटोली 1517 में, और बैटल ऑफ ढोलपुर 1519 में। तो इसे 2 बार हराया गया, लेकिन ये नहीं माना। राणा सांगा बहुत बहादुर आदमी थे, 2 बार लड़े। हालांकि बैटल ऑफ धौलपुर में उनका एक हाथ भी कट गया था। राणा सांगा ने कहते हैं 99 बार युद्ध जीते हैं। 1527 में जाकर के वो बाबर से हारे। बैटल ऑफ जो आपकी खानवा का युद्ध हुआ था, हाँ जी, वहां पर हारे थे। लेकिन कहते हैं उनका जब तक एक हाथ, एक पैर, एक आंख सब जा चुकी थी। तो बहुत बहादुर शासक थे। इसको देखते हुए, सॉरी, इसके क्रूअल पने को देखते हुए 3 लोगों ने षड्यंत्र रचा इन 1523। दौलत खान लोदी, दौलत खान लोदी, ये कौन था? ये इसका चचा था, गवर्नर था पंजाब का। महमूद लोदी, ये कौन था? ये था इब्राहिम लोदी का भाई। और राजपूत किंग राणा सांगा, या राणा संग्राम सिंह कह लीजिए। तो दौलत खान लोदी जो कि गवर्नर ऑफ पंजाब, महमूद लोदी जो कि इसका भाई, और राणा सांगा, इन तीनों ने मिल करके इनविटेशन टू बाबर, तो इन्होंने बाबर को न्योता दिया कि भैया भारत आओ। थोड़ी गलतियां तो करते ही इंसान। हम्म। बाबर केम, बाबर आया
and defeated. Babur came, defeated and killed. Defeated and killed इब्राहिम लोदी. बाबर आया, हराया और हत्या करी इब्राहिम लोदी की इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. पानीपत के पहले युद्ध में. इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. पानीपत के पहले युद्ध में अप्रैल 1526 में. और इसके साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत केम टू एंड. और इसके साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ. इन लोगों ने बाबर को बुलाया था, लेकिन बाबर था, उसके एस्पिरेशन और बड़े थे. पहले इब्राहिम लोदी को हराया, बाद में राणा सांगा को भी हराया, महमूद लोदी को भी लपेटा, किसी को नहीं छोड़ा. सो ये है हमारा 1206 से 1526 द दिल्ली सल्तनत. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. मिलते हैं अगली क्लास में. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.